हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसकी यूनिट 4 करने वाले हैं, इंडिया इन दी कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर फोरम्स। और इसका जो पार्ट ए है, नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट, ही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। सो आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड कैसा रहा है जब से हमने एलपीजी पॉलिसी इसको अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे एंशियंट एम्पायर जो थे हमारे इंडिया में, मौर्याज, चोलास, गुप्तास, पांड्यास, वो किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज करते रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, म्यांमार हो, या फिर नेपाल, अफगानिस्तान और सीलोन हो, या जिसको आज हम श्रीलंका भी कहते हैं। तो देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें जो है इंडिया ने अपनाई थी 1991 में, जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, जो पहले लाइसेंस सिस्टम होता था, हमारी गवर्नमेंट पहले लिबरल नहीं थी, हम हर चीज के लिए लाइसेंस देते थे, ट्रेडिंग के लिए एंड ऑल। सो ये लाइसेंस सिस्टम खत्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा और ग्लोबलाइजेशन हुई। तो इंडिया लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं अगर हम दुनिया भर में देखें। और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इन्वेस्ट करने में, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाने में, टेक्नोलॉजी सेंटर्स लगाने में। सो ये जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कि वो इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन हमें इंडिया जो ग्लोबल ट्रेड है वो हम देखेंगे, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसमें आता है। सेकंड पार्ट में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, इंडिया ने क्या क्या अभी तक किया है, ठीक है, कि ये जो कॉप मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। थर्ड सेक्शन जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम वो देखेंगे कि इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया, तो हमारे बैरियर्स हट गए, ठीक है, जो 1990s तक थे वो हट गए, जिससे क्या है, स्मूथली बायलैटरल ट्रेड होने लगा, मल्टीलैटरल ट्रेड होने लगा बाकी कंट्रीज के साथ में। सो ट्रेड एक बहुत ही बड़ी यार्ड स्टिक होती है, ट्रेड बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे आप किसी भी कंट्री की पावर देखते हो भाई, ग्लोबली वो कितनी जो है शक्तिशाली है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी था कि वो लिबरलाइज करे इकोनॉमी को, मार्केट को, बैरियर्स को हटाए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, एंशियंट इंडियन जो हमारे एम्पायर रहे हैं, मौर्यंस हो, चोलास हो, गुप्तास हो या पांड्यास हो, उन्होंने अक्रॉस द सीज जाकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और नेबरिंग किंगडम्स लाइक नेपाल, अफगानिस्तान और सीलोन के साथ उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स में एक्टिव रहे। हमारे जो एक बारी पीएम थे यहाँ पे, नरसिम्हा राव जी, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था 1992 में, यानी कि जो जितने ईस्टर्न कंट्रीज हैं हमारी, यहाँ जो आगे जाओगे तो आशियान की कंट्रीज हैं, उनके साथ डायलॉग एंड रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ आशियान, ये हम उसके बाद में उनके पार्टनर बने 1996 में। सो ये इन्हीं के टाइम से हुआ था, नरसिम्हा राव जी के टाइम से। सो अनलाइक इंडिया एंड आशियान, देर इज नो फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। सो इंडिया और आशियान के बीच में तो है फ्री ट्रेड, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड नहीं है। यूरोपियन यूनियन जानती है कि चाइनीज एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं, और वो यूरोपियन यूनियन ये भी चाहती है कि वो चाइना को कंटेन करे, चाइना ज़्यादा पावरफुल ना बने, ठीक है। सो ये देखा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो एक बारी बहुत स्लो हो गई थी जब क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में। बिफोर दैट वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज पार्शियली अफेक्टेड बाई ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके पहले भी बहुत दिक्कतें आई थी, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। सो द स्टेप्स, जैसे कि जो हमने कदम उठाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहा है। सो इससे क्या है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी अच्छी हो रही है 21st सेंचुरी के अंदर। ये जो तेल के प्राइस जब बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे,
एंड पुअर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इन्फ्लुएंस इंडियन ट्रेड इन 2012 से 13। 2012 से 13 में जो इंटरनेशनल तेल की कीमतें हैं वो जब बढ़ी थी तो हमारा इंडियन ट्रेड इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। वाइल द डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड मिक्स्ड परफॉर्मेंसेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा ये नहीं कह सकते बहुत फ़ायदे में रही हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान में, मिक्स, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, कभी कोई नुकसान होता है ग्लोबल ट्रेड में। बट जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं लाइक यूएस, ब्रिटेन, यूरोप, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इकोनॉमिकली। चाइना ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, वो भी अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने में लगा हुआ है। सो ये है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ बाय 17% एंड इंपोर्ट बाय 19% इन लास्ट 25 ईयर्स। ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक में। लास्ट 2 सालों तक इंडिया की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही 2020 से 21 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर्स जो थे ये, और कोविड इसका मेन रीज़न रहा। मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और जो IMF, ठीक है, वो ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है, मोर देन 7% इन द ईयर 2022 और 23 के बीच में। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने इंडिया में बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों के लिए बने। मेक इन इंडिया जो ये भाई जो प्रोजेक्ट है ये बहुत फेमस है, आपने भी कभी ना कभी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। जो भी हमारे इंडिया में चीज़ें बनती हैं उसके पीछे मेक इन इंडिया लिखा होता है। और अब हम पढ़ेंगे इम्पेडिमेंट्स ऑन द वे ऑफ इंडियाज ट्रेड, कुछ दिक्कतें वगैरह हैं। तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है WTO को जब से वो बना है, ठीक है, 1995 में WTO बना था, उससे पहले ये GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो जब से ही इंडिया जुड़ा हुआ है इनके साथ में। और इंडिया का ट्रेड जो है इंटरनेशनली अगर आप देखोगे बहुत बारी यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया ट्रेड इन द इंटरनेशनल लैंडस्केप इज फर्दर बीइंग हिंडर्ड ड्यू टू नॉन, देखो साउथ एशियन कंट्रीज सपोर्ट नहीं करती इंडिया को। एक आपने ग्रुप का नाम सुना होगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि दिसंबर 1985 में बना था। इसकी कंट्रीज जो है आपस में ही लड़ती रहती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में साउथ एशिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इंडिया कहाँ से ग्रो करेगा। चाइना अपना बेस बढ़ाता जा रहा है साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना कैप्चर करना चाहता है एरिया, अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ठीक है। इंडिया भी अलग अलग रीजनल और सब रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स में शामिल हो रहा है, जैसे बिम्स्टेक है, बेम्स्टेक है, आसियान, G20, यूरोपियन यूनियन, G7, इनके साथ इंडिया अपने रिलेशंस अच्छे करना चाह रहा है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे जो कि आई थी, ठीक है, वो आगे उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। और फर्स्ट इंडिया एशिया जो आज जो फर्स्ट इंडिया आसियान समिट जो है 2002 में हुई, ठीक है। सार्क, यहाँ पे लिखा है कि मोर देन सार्क इंडिया इज इंप्रूविंग टाइज विद आसियान। सार्क से ज्यादा इंडिया जो है वो आसियान और यूरोपियन यूनियन, G77, G20 के साथ ज्यादा अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया ने बायलैटरल लेवल पर भी बहुत सारे जो है यहाँ पे साइन करे हैं, ठीक है, ट्रेड वगैरह के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं। नेगोशिएशन इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है अब हम वो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी दुनिया के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, कभी भाई मॉनसून थोड़े टाइम के लिए आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, और फ्लड्स आ रही हैं, डेप्लेटिंग वाटर टेबल, ठीक है, और मतलब बहुत कुछ ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत चिंता की बात है। हमारे जो भी नॉलेज वाले लोग हैं, ठीक है, जो लोग वैज्ञानिक हैं, तो वो इसको बताते हैं ये बहुत गलत बात हो रही है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं। एक्सेसिव हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, डीप बोरवेल हम यूज़ कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर बहुत यूज़ कर रहे हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 1990s इंडिया ने ये बताया था कि दैट हाई पर कैपिटा इनकम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज रिस्पॉन्सिबल। इंडिया कहता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीजन है, रिस्पॉन्सिबल ही यही चीज़ है। सो यहाँ पे ये बोला कि हर कंट्रीज के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए। देखो भाई, आपने अगर देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा एनवायरमेंट को नुकसान दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज ने कम दिया है। सो ऐसा नहीं है सेम सबको आप बोल दो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही मत करो, अपनी फैक्ट्रीज को ही बंद कर दो, तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज कैसे अपनी डेवलपमेंट करेंगी। सो हर देश के लिए अलग एक अप्रोच होनी चाहिए, ये इंडिया कहता है। और इंडिया एमर्ज्ड वन, ठीक है, इंडिया एमर्ज्ड वन ऑफ द की नेगोशिएटर्स इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC में इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। और ये रियो जो सबमिट हुआ था उससे पहले से ही इंडिया एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। सो UNFCCC,
ठीक है। UNFCCC ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो थोड़ी कम हो, एटमॉस्फेयर में उसका लेवल कम हो, और इसके अलावा यही बताया जाता है कि भाई ग्रीन हाउस गैस कम से कम इसको मतलब आप जो है भाई इसको रिड्यूस करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ताकि और इस पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिले, सभी देश मिलकर इस चीज़ को कम करें, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी इस पे डिस्कस मतलब की जाए। और ये पेरेंट ट्रीटी है क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल इसी के जो अंडर आता है, ठीक है, UNFCCC के। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में अडॉप्ट किया गया था, इसमें भी यही था ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह को कम हम जो है वो करें। द पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ, ठीक है, वो भी UNFCCC के ही आगे रिजल्ट बना जाके। और इसके अलावा इट एस्टेब्लिशेस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन बियॉन्ड 2020 विद द गोल ऑफ, हमने आगे के भी गोल बना रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ठीक है, कि हमें क्या करना है, लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ गोल है कंट्रीज का। और लगातार UNFCCC एनुअल कॉन्फ्रेंस भी होल्ड करता है, और COP नाम से उसको जाना जाता है, कोप कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, नेता आते हैं, और एग्रीमेंट्स होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज पर बातें होती हैं। ये मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, साइंटिस्ट लोग आते हैं, NGOs वाले आते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स आते हैं दुनिया भर के, ये है। सो इंडिया के अंदर जब से NDA पावर में आई 2014 में, तो PM मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, जो कि लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को, जिसको हम जो मतलब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मानते हैं, ठीक है, जो मतलब गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर की। तो इस तरीके से ये इसमें मतलब इंडिया ने हमेशा से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा किया है अपना जो है मतलब योगदान। अंडर उजाला स्कीम, इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही बड़ी स्कीम मानी जाती है, प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन टू दी पुअर विमेन, ठीक है, गरीब जो महिलाएं हैं उनको फ्री में LPG सिलेंडर देना, कनेक्शन देना। और इंडिया अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो भी बढ़ाने वाला है, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकले। और इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, लोग जो हैं भाई वो पेट्रोल डीजल मॉडल को छोड़कर इलेक्ट्रिक मोड पे ज़्यादा जाएं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट था, क्लाइमेट के ऊपर हुआ था। इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा 33 से 35% तक 2025 के पहले पहले। इंडिया ये भी कहता है कि वो 21% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है इसका लगभग हो चुका है, बाकी का जल्दी से ही वो कम कर देगा। पहली जो अर्थ समिट है जिसको UNCD या रियो समिट कहा जाता है, ये ब्राज़ील के अंदर हुई थी, मैंने आपको बता दिया। यहीं पे UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था। उसी के बाद बहुत सारी बातें हुई, जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बातें हुई, ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, एजेंडा 21 पे बात हुई, ठीक है, ये सारी बातें हैं। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अब हम देखेंगे क्या इसको जो है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है। तो देखो, हमारे देश का काम होता है कि इंटरनली एक्सटर्नली अपना देश जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। एक्सटर्नल देखें तो हमें बाहर से जो थ्रेट्स होते हैं उससे रक्षा करनी होती है। बहुत सारी सिक्योरिटी कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला है, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनता है, पोखरण सेकंड अपना जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। सेकेंडली, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के, जो कि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। टेररिज्म बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि 1990s के लगातार मतलब आसपास से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, हजारों इनोसेंट लोग मारे जा चुके हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हों, पुलिस वाले हों, सिविलियंस हों, इनको टारगेट किया जाता है, इनको मारा जाता है। फोर्थली, इंडिया में इंसर्जेंसीज की प्रॉब्लम्स बहुत रहती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती है, सेपरेट होना चाहते हैं बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, वो अलग होना चाहते हैं इंडिया से। लैंग्वेज मूवमेंट्स चलती हैं, कास्ट मूवमेंट्स चलती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब होती है इसके कारण। एक और अब दिक्कत है नक्सल्स की, ये भी लोग हमारे देश के ही होते हैं, हमारे ये आर्मी वालों को ये लोग मार देते हैं, ठीक है, या फिर पीपल वॉर ग्रुप्स बनते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं, वेपन के साथ हमले करते रहते हैं हमारी जो मतलब आर्मी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी
ने एक अपने टाइम पे ये चीज़ तो सही करी थी कि यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करी थी और पीस की 1971 में। सो इससे क्या है, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, बट इंडिया ने एक अपना ऐसा पार्टनर ढूंढा जो उसको हमेशा मदद करता था मुसीबत में। और इंडिया कभी भी न्यूक्लियर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन हमको ये करना पड़ा। पहला टेस्ट हमारा पोखरण में किया राजस्थान में 1974 में, दूसरा भी पोखरण में हुआ 98 में। और बहुत प्रेशर डाला इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कि इंडिया जो है वो एनपीटी को साइन करे कि हम न्यूक्लियर नहीं यूज़ करेंगे। सो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला क्यों भाई, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही क्यों, आपने भी तो वही न्यूक्लियर वेपन ले रखे हैं। तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे, उन्होंने पोखरण सेकंड जो है टेस्ट करा 1998 में, और 11 और 13 मई को, और हमारा ये सक्सेसफुल रहा। यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंडेम किया हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को, बोला हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए। सो इंडिया ने क्लियर बोला कि न्यूक्लियर टेस्ट किसी पे हम हमला थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये हमारे लिए जरूरत है, हमारे आस पड़ोस में दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, चाइना पाकिस्तान, कल को हम पे हमला कर दे हम किधर जाएंगे भाई। तो ये बातें हैं। टेररिज्म भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लगातार सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है ये। जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम फेस करता है 3 डिकेड से लेकर। बहुत सारे यूथ और बहुत सारे वीमेन, बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस को मारा जा चुका है वहाँ पे। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो इलीगल हैकिंग होती है वेबसाइट्स वगैरह की, ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। जो हैकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक जो मतलब हैकर लेते हैं, ये भी एक जो है मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। इवन दो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी कम्युनल राइट्स, कम्युनल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। नॉर्थन पार्ट में ज़्यादा होती हैं, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, यूपी है और जितना भी नॉर्थ इंडिया है वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे सिख राइट हुए थे 1984 में, बाबरी मॉस्क डेमोलिशन के टाइम पे अयोध्या उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कत हुई थी, गोधरा राइट्स हुए थे 2002 के अंदर, मुजफ्फराबाद और दादरी इंसिडेंट हुए थे 2015 में। सो ये सारी चीज़ें बताती है कि बहुत हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ भी होती रही हैं हमारे देश में, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये जो वायलेंट एक्टिविटीज़ होती है, वॉर ग्रुप्स जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। सो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और इसकी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, एक बैलेंस बना के रखना है। सो ये सारी बातें थी इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें। जय हिंद, जय